Good morning everyone. Today is 6th of October and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in the Hindu and basically the Hindu को हम कैसे पढ़ें ताकि जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हमें आइडिया लग सके और हमारा जो टाइम है वो भी कम वेस्ट हो। यहाँ से जो भी एग्जाम्पल के स्टडी हमें मिलेंगे उसे कैसे यूटिलाइज करना है हमारे मेंस में, हमारे एसए में, जीएस में, एथिक्स में, सब में वो सब चीज़ें आज हम सीखेंगे और उसको कैसे लिंक करना है अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, सिक्किम में फ्लड्स चल रही है। आपको पता है क्यों फ्लड चल रही है, वो कल भी न्यूज़ आया था, मैंने कल डिटेल में कवर कर दिया था। अब थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको। उस वहाँ पे जो तीस्ता रिवर है ना उसमें फ्लडिंग हो रही है सिक्किम के अंदर जो है तीस्ता रिवर। ठीक है, एक लेक है लोहनाक लेक, ठीक है, उसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से फ्लडिंग होगी, यानी जो ग्लेशियर था, जो उसका सोर्स था जहाँ से वाटर आता था लोनाक लेक में, वो बर्स्ट हो गया ड्यू टू, आपको पता है हीट वेव्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है, तो सडन जो एक ग्लेशियर का बड़ा पार्ट है जो वो मेल्ट हो जाएगा तो पानी सारा डायरेक्टली एकदम लेक में जाएगा, तो लेक उसकी जो बाउंड्रीज है उस उतने पानी को संभाल नहीं पाएगी और वो बाउंड्री टूट जाती है, तो फिर क्या होता है फ्लडिंग आ जाती है। वही फ्लड आई है कहाँ, सिक्किम में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ भी हो रही है, इंजरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना अबाउट तीस्ता रिवर और लेक लोहनाक आपको याद रखनी है, और मेंस के लिए आपको टॉपिक कवर करना है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में, है ना। और जहाँ भी ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पे सिक्किम वाली केस स्टडी मेंशन करोगे। जहाँ भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा GS1 में, वहाँ भी आप ये केस स्टडी बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट, आपको पता है नोबेल प्राइज़ चल रहे हैं ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स हमने सारे पढ़ लिए। आज बात हो रही है नोबेल प्राइज़ है जो लिटरेचर के लिए, वो मिला है जॉन फोसे को, है ना, जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये तो इनके लिए, इनकी अभी लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, तो इनकी 2-3 बुक हैं जो इम्पोर्टेंट आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो है जो अभी इनकी लेटेस्ट बुक है वो सेप्टोलॉजी, है ना, जो, और एक है ये बोट हाउस और एक है मिलान कोली फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो ये 3 बुक आपको इनकी याद रखनी है। ओब्वियसली इनको नोबेल प्राइज़ मिला है तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, है ना। उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर ये एक न्यूज़ आई है, कर्नाटका फेसिंग ग्रीन ड्रोट। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन ड्रोट क्या होता है। जब रेनफॉल डेफिसिट होता है, मॉनसून डेफिसिट होता है, आपको पता है जो इंडिया है मेजर पार्ट आज भी रेन के ऊपर डिपेंड करता है फॉर देयर एग्रीकल्चर, और जो भी एग्रीकल्चर में पानी देना होता है या फिर एग्रीकल्चर में जो मॉइस्चर होता है वो टोटली डिपेंड करता है रेन पर। तो जब रेन डेफिसिट होगी, मॉनसून डेफिसिट होगा, तो क्या होगा, जो एग्रीकल्चर है, जो क्रॉप है, उनको प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा टू ग्रो जितना उनको मिलना चाहिए, तो उस ड्रोट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन ड्रोट। पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात कि कर्नाटक इस बार आपको पता है मॉनसून डेफिसिट था अराउंड 6%, है ना, तो उसकी वजह से कर्नाटका में ग्रीन ड्रोट जैसी सिचुएशन देखी जा रही है। और ऐसा नहीं है, देखो 6% मैंने पूरे इंडिया का बताया है, बट ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। कुछ ऐसी स्टेट भी थी जिन्होंने एक्सेस में मानसून आया है जहाँ पे फ्लडिंग हुई, कुछ ऐसी स्टेट भी है जहाँ डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, कर्नाटका उनमें से एक था इस बार। ठीक है, तो वहीं पे फिर ग्रीन ड्रोट की सिचुएशन देखी जा रही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए इन चीज़ों का, है ना। फिर उसके बाद आपको पता है विंटर्स आने स्टार्ट हो गए, स्टबल बर्निंग के केसेस आने स्टार्ट हो गए, पोल्यूशन होगा फिर से दिल्ली में। हमने कितनी सारी, गवर्नमेंट ने कितनी सारी कोशिश कर ली है कि स्टबल बर्निंग को रोका जाए, पोल्यूशन को कंट्रोल करा जाए, बट नहीं हो रहा है। अगेन अब जो 63% इंक्रीज देखा गया है स्टबल बर्निंग में पिछले साल के इस टाइम से कंपेयर अगर हम करें तो 63% इंक्रीज, जो बहुत ज़्यादा है। तो एक पीक आ गया आप ये लेगा, स्पाइक सीन हुआ है जो स्टबल बर्निंग में, पोल्यूशन में, है ना। तो आप एक चीज़ समझो कि ये ना सिर्फ इसी, देखो हमारा जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन है, तो वहाँ पर साल में 2 बार क्रॉप लगाई जाती है, मेजरली लगाते हैं वीट और राइस की क्रॉप, पैडी क्रॉप जिसे बोलते हैं, है ना। तो अभी जो ये वाला टाइम है, इस टाइम पे क्या होता है, राइस को काटा जाता है क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है ना, खरीफ क्रॉप है।
तो अब जो ये विंटर स्टार्ट होंगी अक्टूबर नवंबर में, इस क्रॉप को काटा जाएगा और यहाँ पर फिर लगाया जाएगा वीट। ठीक है, फिर जब आपका सर्दियाँ एंड होती है, गर्मी स्टार्ट होती है अराउंड अप्रैल में, वहाँ पर हम वीट को काटते हैं और राइस को लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो उस टाइम पर क्यों पोल्यूशन नहीं होता, अभी क्यों पोल्यूशन होता है, इसकी दो रीज़न है। पहली बात तो ये, जो वीट का जो स्टबल होता है, जो पीछे मतलब अगर हम अनाज को अलग कर देते हैं, ग्रेन्स को अलग करते हैं, तो पीछे जो भूसा बचता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और जो एनिमल्स है वो इजीली उसको खा पाते हैं और खा लेते हैं ना, तो वो वेस्ट नहीं जाता है। जो वीट होता है उसका जो एनिमल्स के लिए फोडर बन जाता है ना, जो वीट का वेस्ट होता है, तो इसलिए वो जलाना नहीं पड़ता। पहली बात तो ये। वही जो राइस का स्टबल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, जो नॉर्मली एनिमल्स नहीं खा पाते हैं और ना ही देते हैं एनिमल्स को, उतना न्यूट्रिशियस भी नहीं होता है राइस, तो इसलिए वो एकदम वेस्ट होता है जो फार्मर्स हैं उनके लिए। तो इसलिए पहली बात तो इसलिए उस वेस्ट से छुटकारा पाने के लिए वो लोग उसे जला देते हैं और वीट के टाइम पे नहीं जलाते। दूसरी बात क्या होती है, जब हम राइस को काट रहे होते हैं ना और वीट को हमें लगाना होता है, तो इसके बीच में हार्डली 10 डेज का टाइम होता है। फिर वो ना महीना एक टाइम होता है हर फसल को उगाने का, हर फसल को काटने का। तो किसान को ना जल्दी होती है, जो भी मतलब वेस्ट बचा है खेत में, जो भी उसके अंदर बचा है उसको साफ करने की। अगर वो नेचुरल प्रोसेस से उसको मतलब वेट करेगा कि वो विद टाइम डिकम्पोज हो जाए खेत में, तो वो बहुत टाइम लेता है, तो उतना टाइम नहीं होता, तो वो एक फास्ट मेथड चूज़ करते हैं कि उसको जला देते हैं। बट जब हम वीट काटते हैं अप्रैल मई में और राइस के लगाने का टाइम होता है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, 1.5-2 महीने का टाइम होता है बीच में। ठीक है, वहाँ पे आपको बताया एक बीच में सीजन भी आता है फ्रूट वाला, वाटरमेलन वगैरह वाला, है ना, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम होता है, इसलिए वो नेचुरल प्रोसेस में डिके करने के लिए भी छोड़ देते हैं। कई बार ऊपर भी कोई दाल वगैरह लगा देते हैं, तो उससे वो नेचुरल प्रोसेस से जो वीट का स्टेबल है वो डिके हो जाता है। तो ये दो रीज़न थे मेन। तो अब क्या है, अब इसमें फार्मर की भी कहीं ना कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके पास ना तो इतना पैसा है वो उस चीज़ के साथ कुछ कर सके, उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सके, ना उसके पास टाइम है। तो यहाँ पर रोल आता है कि गवर्नमेंट उस चीज़ को कैसे मैनेज करती है। तो ये सारा मैंने आपको आइडिया दे दिया। जब भी यहाँ पे स्टबल बर्निंग के बारे में क्वेश्चन आएगा तो ये दो रीज़न आप मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद बात आती है कि ये सारा पोल्यूशन पंजाब से पहुँच के दिल्ली की तरफ ही क्यों आता है, पंजाब हरियाणा से सारा दिल्ली की तरफ ही क्यों आता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो जेट स्ट्रीम आती है हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो मेडिटेरियन रीजन की साइड से आती है, वो पंजाब से होके हरियाणा और दिल्ली ऐसे मूव करती है ना, तो सारा पोल्यूशन को दिल्ली की तरफ लेके आ जाती है। और दिल्ली में इतनी हाई रेज बिल्डिंग होती है कि उससे आगे वो क्रॉस नहीं कर पाता और वहीं पर सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहीं पर एक ये न्यूज़ है प्रिजन्स के लिए, मतलब अगर जेल में डेथ होगी, अननेचुरल डेथ है ना, ड्यू टू सम एक्सीडेंट या सुसाइड, है ना, तो जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने बात करी कि वो अराउंड 7.5 लाख पे करेंगे फैमिली को। ये बहुत अच्छा रिफॉर्म है प्रिजन रिफॉर्म की। जहाँ भी आपके GS2 में बात आएगी वहाँ पर आप ये मेंशन करोगे पॉइंट कि कर्नाटका ने ऐसा ऐसा करा है, पूरी कंट्री में ऐसा करना चाहिए, ताकि जो प्रिजन की कहीं देखो, चाहे उन्होंने क्राइम करा है बट कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि उनको अननेचुरल डेथ से मारा जाए। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सेव करना। अब अगर गवर्नमेंट को पैसे देने पड़े तो गवर्नमेंट ज़्यादा अवेयर भी रहेगी प्रिजन्स को लेके, वहाँ का जो जेलर है, जो स्टाफ है, वो भी अवेयर रहेंगे, क्योंकि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना अब कि क्यों मरा, कैसे मरा, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये बहुत मेरे को सही लगा, रिफॉर्म है, अच्छी चीज़ है, पूरे इंडिया में ये चीज़ होनी चाहिए। और जहाँ भी प्रिजन रिफॉर्म का क्वेश्चन आएगा आप वहाँ पर ये मेंशन बिल्कुल करोगे, है ना। ठीक है, फिर वहीं पर यहाँ पे एक ये न्यूज़ है अबाउट बेकाल फोर्ट इन केरला। सबसे पहले तो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेकाल फोर्ट कहाँ पर है, केरला में। तो वहाँ कारावा पार्क की बात हो रही है, यानी कि जो आपको पता है ना कि जो पार्क के अंदर रख दिए जाएंगे, जैसे जो टूरिस्ट के लिए जो व्हीकल्स ऐसे कुछ तांगा टाइप समथिंग होते हैं जो मूव कर सके, है ना, तो उनकी वो ऐसा कुछ पार्क बनाने की बात हो रही है केरला में बेकाल फोर्ट में, जो बेसिकली टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा, टूरिज्म पर्पज के लिए ही है। ठीक है, तो
इसको नोट डाउन कर लेना अपने प्रीलिम्स के लिए। इवन मेंस में भी आप जहाँ भी टूरिज्म रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना आपका, वहाँ पर इस चीज़ को ना डायरेक्टली एज एग्जांपल मेंशन कर सकते हो कि केरला गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, बाकी स्टेट भी ऐसा कुछ कर सकती हैं टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, है ना। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर। ठीक है, यहाँ पर ये एडिटोरियल आया है अबाउट डायबिटीज़। डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ क्या, बहुत सारे डिजीज़ विद टाइम हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी फूड हैबिट्स की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और डायबिटीज़ उनमें से एक डिजीज़ है। क्योंकि डायबिटीज़ किससे होती है, जो हम इतना प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हाई इन सोल्ट, हाई इन शुगर, ठीक है, हाई इन फैट, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें डायबिटीज़ की तरफ लेके जा रही है। हमारी बैड चॉइसेस, ठीक है, हम क्या खा रहे हैं, हम खा रहे हैं स्वीटेंड जो कुकीज़ है, स्वीटेंड कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, उन सब चीज़ हमारी हैबिट बन गई, हमारा लाइफस्टाइल वैसा हो गया, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली डायबिटीज़ की तरफ, ऐसी डिजीज़ की तरफ हमें पुश कर रही हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है 11.4% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक है, और अराउंड 13.6 करोड़ पीपल हैं जो प्री डायबिटिक है, मतलब उनको आने वाले टाइम में अगर यही लाइफस्टाइल रहा, कंट्रोल नहीं करा, तो डायबिटीज़ होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, जहाँ भी हेल्थ से रिलेटेड GS1 में आपका क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर अगर डायबिटीज़ वगैरह हेल्थ के इशू की बात होती है, वहाँ पर ऐसे पॉइंट आप हमेशा मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि क्यों होता है डायबिटीज़, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अनहेल्दी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बेवरेजेस वगैरह, है ना, इंस्टेंट जो सीरियल्स होते हैं, चिप्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, वो सब चीज़ों की वजह से होता है। ठीक है, और पता है इसमें सबसे एक अच्छी बात इस आर्टिकल में करी, मेरे को काफ़ी सही लगी, कि ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं वो सिर्फ बैड चॉइसेस की तरफ मूव कर रहे हैं, लोगों की चॉइसेस के अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है, डायबिटीज़ के, या फिर जो हम खाना खाते हैं अल्ट्रा प्रोसेस। पहली बात है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हम किस एनवायरनमेंट में कैसे रह रहे हैं, हमें कैसे दिखाया जा रहा है, हमें कैसे एडवर्टीज़मेंट कैसे हो रही है। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो पब्लिक फिगर है, एक्ट्रेस है, वो चीज़ें किस तरीके से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोग उस चीज़ से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। वहीं फिर बच्चों के लिए चिल्ड्रन कैसे इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको कार्टून वगैरह दिखा दिया जाता है, कुछ एनिमी दिखा दिया जाता है जो एडवर्टीज़मेंट होती है, तो बच्चों को लगता है एकदम ये सही है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो चीज़ खाने लग जाते हैं। तो सिर्फ लोगों को समझाना, लोगों की अवेयरनेस ही ज़रूरी नहीं है कि हम कैसे एनवायरनमेंट बना रहे हैं, किस टाइप की एडवर्टीज़मेंट आ रही है, जो पैकेट है। देखो, जब हम सिगरेट की बात करते हैं तो आपको पता है सिगरेट पे कितना हेल्थ रेगुलेशन होता है, बट वहीं बच्चों के लिए अगर हम देखें तो चिप्स का पैकेट भी उतना ही अनहेल्थी है, तो उस पर ऐसी रेगुलेशन क्यों नहीं है, उस पर भी लिखा होना चाहिए ना कि बच्चों को ये डायबिटीज़ की तरफ लेके जा सकता है, हाई इन सोल्ट, हाई इन शुगर, ना खाएं, डेंजरस टू हेल्थ, ऐसा लिखा होना चाहिए ना। तो इन सब रेगुलेशन की इन्होंने बात की है, और यही चेंज अब लाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को सिर्फ अवेयरनेस पे फोकस नहीं करना, गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट जो इंडस्ट्री है उस पर भी फोकस करना है। और आपको एक बात और मैं बता दूं, पिछले 20 सालों में क्या हुआ है, जो डेवलप्ड कंट्री है लाइक US है, यूरोपियन कंट्री है, वो इन चीज़ों से पीछे हट रही। देखो, शुरुआत उन्होंने ही करी थी, बट उनको अब समझ आ गया कि ये चीज़ें कितनी ख़राब है, वो इन चीज़ों से मूव कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज़ हैं जो उनको लॉस हो रहा है, अब वो डेवलप्ड कंट्री से उठ के आ रही है लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जहाँ पे वो अपना बेस बना रही हैं। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट को में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है, और इंडिया जो है इस ट्रैप में पूरी तरह फंसता जा रहा है। इवन आजकल बच्चे हैं जो इन्फेंट्स हैं, उनके लिए भी प्री प्रिपेयर्ड फूड आता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है। तो ये सारी बातें इन्होंने की है। ठीक है, हमें लेबलिंग और मार्केटिंग की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, हम क्या चीज़ लोगों के सामने ला रहे हैं उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें बात हुई है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, जहाँ भी हेल्थ रिलेटेड इशू, ये सब इशू आएंगे वहाँ पर ये पॉइंट आपको बिल्कुल मेंशन करने हैं। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर ये 3-4 दिन से आपको पता है एल्डरली लोगों के बारे में बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं। नो कंट्री फॉर ओल्ड वुमेन, आपको पता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो
ओल्ड पॉपुलेशन है, अभी अराउंड 10% पार्ट है इंडिया की पॉपुलेशन का, बट आने वाले 15-20 साल में यानी अराउंड 2045 तक 20% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की ओल्ड पॉपुलेशन हो जाएगी, है ना। और एक और बात उस रिपोर्ट में की गई थी कि जो ये पॉपुलेशन है फेमिनाइज्ड और रूरलाइज्ड होगी, यानी जो फीमेल हैं वो ज़्यादा होंगी एल्डर पॉपुलेशन में कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन, और वहीं जो रूरल में जो लोग रह रहे हैं ना वो ज़्यादा होंगे कंपेयर टू जो अर्बन में रह रहे हैं। तो ये सारी बात यहाँ पर हुई थी। इसी के कुछ चार्ट ग्राफ यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको, तो ये थोड़ा सा आइडिया आप ले लेना, ठीक है। इसी का एक लास्ट पेज में आर्टिकल आया इसी से रिलेटेड, पहले उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है जो एल्डर के मेंटल हेल्थ केयर की, ठीक है। आपको पता है वर्ल्ड एल्डर्स डे बनाया जाता है अक्टूबर 1 को, और वहीं मेंटल हेल्थ डे बनाया जाता है अक्टूबर 10 को, और इन दोनों चीज़ों को हमें कोरिलेट करके देखने की भी जरूरत है, क्योंकि जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनको सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू होते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, या फिर और भी जो भूलने की बीमारियाँ होती है, डिमेनेशिया वगैरह, है ना। तो उन सब की बात हुई है। तो देखो आपको पता होगा कि अब ना जो ओल्डर पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि इतना कभी हमने इतनी ओल्डर पॉपुलेशन कभी नहीं थी जितनी अब होने वाली है इन फ्यूचर। तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिजीज़ भी होंगी उससे रिलेटेड, फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी है, उस रिलेटेड हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, हेल्थ स्ट्रक्चर भी चाहिए, वो सबकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो मेन बात वही है कि देखो जी क्या होता है जब जैसे लोग एल्डर होते जाते हैं, यानी आफ्टर 60 जो एज होती है उनकी, जो रिटायरमेंट की एज होती है, लोग सडनली अपने काम से हटकर एकदम अकेले हो जाते हैं। घर में घर के सब लोग वर्किंग है, उनसे बात करने वाला, उनसे मिलने वाला कोई नहीं है, जॉइंट फैमिलीज अब रहती नहीं है, तो वो एकदम लोनलाइज्ड हो जाते हैं, एकदम सेपरेट हो जाते हैं बाहर की दुनिया से, और उनको फिर वो चीज़ें ना, मतलब उनके पास कोई काम नहीं होता, उनको बर्डन फील होने लग जाता है, और वहीं वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ उनका जो माइंड है मूव करने लग जाता है। तो ये सारी बात हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, चलो जी मेंटल हेल्थ होगी प्रॉब्लम, उसके बाद उनको कैटर करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए, उनकी डिजीज़ को हेल्प करने के लिए भी हमारे पास कोई ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है। स्टिग्मा क्रिएट हो जाता है फैमिली के साथ, ठीक है, लोग परेशान करने लग जाते हैं, तो फैमिली भी है कहीं ना कहीं दूर होने लग जाती है जो ओल्ड पॉपुलेशन है उनसे। फिर वहीं पे जो हम अगर जो एल्डर हैं वो मूव भी करना चाहे, डॉक्टर के पास दिखाने भी जाए, तो जो बहुत सारी 90% ऑफ द सिटीज़ हैं जो इंडिया की, वहाँ पर फैसिलिटीज़ ही नहीं है, रैम्प फैसिलिटीज़, व्हील चेयर फैसिलिटी भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जो ओल्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके। तो हमें इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप के क्लब वगैरह जाए, या फिर कुछ ऐसी स्कीम जो सोशलाइजेशन की तरफ ध्यान दे। आई थिंक पीछे केरला ने ऐसे निकाली थी, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा, केरला ने ऐसी कुछ स्कीम निकाली थी जहाँ पर जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो इकट्ठे होकर बैठ के साथ में कुछ गेम खेल सके, टीवी देख सके, वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके, नए नए इंटरेस्ट डेवलप कर सकें स्पोर्ट्स की तरफ, सोशल वर्क की तरफ। तो उन चीज़ों की तरफ उन्हें गाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो जो ये हेल्थ रिलेटेड इशू है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है, इससे दूर रह सके। तो ये सारी बात यहाँ पर की है। जहाँ पर भी अब आपका JS1 में ओल्ड पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मेंटल हेल्थ का पॉइंट बिल्कुल मेंशन करोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। वहीं देखो आंसर सबको आता है, बट आप क्या लिख के आ रहे हो और कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के आ रहे हो वो ज़रूरी होता है, उसमें कितने फैक्ट्स एंड फिगर मेंशन कर रहे हो वो ज़रूरी होता है। तो ये ऐसे पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे वापस पेज नंबर 14 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है मालदीव्स के बारे में। देखो आपको पता है जो मालदीव्स है वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, अभी इलेक्शन हुए थे, गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो इंडिया कहीं ना कहीं, देखो मालदीव्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% ऑफ मालदीव्स, अबव 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मालदीव्स इज़ इंडियन ओरिजिन। तो इंडिया ऑब्वियसली, और दूसरा इंडियन ओशियन में है मालदीव्स, और इंडिया के बहुत पास है, एकदम नीचे है इंडिया के, आपको पता होगा। और वहीं चाइना चाहता है कहीं ना कहीं उसमें मालदीव्स के साथ इंटरफेयर करना, तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया चाह रही है कि जो मालदीव्स के साथ अच्छी रिलेशन बने, तो उसी बारे में कि आर्टिकल है, ठीक है। हमने मतलब एक दूसरे के साथ बहुत सारे जो चैलेंज है उसमें नेगोशिएट करने की बात है, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देती है इंडिया। पीछे उनका पहले एक बार पानी वाला जो, मतलब ओबियसली वो सोल्ट वाटर है वहाँ पर, है ना, प्योरीफायर लगे होते हैं, वो ख़राब हो गया था, तो फिर इंडिया ने हेलीकॉप्टर्स के थ्रू पानी भेजा था। तो इंडिया हमेशा हेल्प करती है, डिजास्टर में हेल्प करती है मालदीव्स को। तो उन सारी बातों की यहाँ पर बात हो, एक आइडिया आपको रहना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे नेबर कंट्रीज़ में, है ना। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 16 पर।
यहाँ पर ये न्यूज़ आई है। ये न्यूज़ देखो क्या है, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बढ़ रहा है, तो बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसका गलत यूज़ कर रही है। तो ये रिपोर्ट आई है, फ्रीडम हाउस जो एक वॉशिंगटन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कहना है कि इंडिया ने ये चीज़ जो सेंसरशिप है उसको एक्सपेंड कर दिया, यानी लोगों पर नज़र रख रही है थ्रू एआई, जिसकी वजह से जो लोगों का जो फ्रीडम है इंटरनेट यूज़ करने की वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ये न्यूज़ है, यहाँ पर आपको जस्ट एक आइडिया रखना है। और इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में थोड़ा सा प्रीलिम्स रिलेटेड याद रखना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके लिए पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद आपको जब भी आपका देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मिसयूज की जहाँ बात आया, एआई को कैसे मिसयूज किया जा सकता है, वहाँ पर आप ये पॉइंट, ये रिपोर्ट ही मेंशन कर सकते हो, एकदम बढ़िया आपका यूनिक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 17 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, बांग्लादेश गेट्स इट्स फर्स्ट बैच ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, आपको पता है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए। बांग्लादेश ने न्यूक्लियर पावर प्लांट ओपन किया है ट्रूप पर विद द हेल्प ऑफ रशिया। इंडिया में भी कई सारे प्लांट रशिया की हेल्प से बनाए थे हमने, बिल जैसे कि भिलाई वगैरह है ना, जब हम 1962 के अराउंड। ठीक है, तो बांग्लादेश ने भी ओपन किया है और उसका जो फर्स्ट बैच ऑफ यूरेनियम आ गया है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में भी इतना यूरेनियम नहीं मिलता है। मोस्टली वर्ल्ड की लार्जेस्ट जहाँ से यूरेनियम मिलता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कजाकिस्तान, और सेकंड है ऑस्ट्रेलिया। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर न्यूज़ आई है, सर्विसेज पीएमआई सिग्नल सितंबर बूस्ट। पीएमआई क्या होता है? पहली बात तो ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये क्या करता है, ये इंडेक्स ना मेजर करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो हमारी जो गुड्स या सर्विसेज का, जिससे हमें आइडिया रहे कि हमारी जो ग्रोथ है वो कितनी हो रही है। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जो सर्विस की पीएमआई है उसमें थोड़ा सा हमें बूस्ट देखने को मिला है, यानी हमारी थोड़ी सी ग्रोथ की तरफ हम मूव कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक आइडिया रखना है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे जो लास्ट में हमारा साइंस पेज होता है ना, उस पर। ये तो मैंने कवर कर लिया था आपका। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, गवर्नमेंट नीड टू प्रायोरिटाइज चाइल्डहुड कैंसर्स। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, आपको पता है, मतलब और आने वाले टाइम में अब बढ़ती ही जा रही है। अब बात आ रही है कि जो स्पेशली चाइल्ड है उनमें भी बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं कैंसर में, जो चाइल्ड में, वो आते हैं ब्लड कैंसर के सबसे ज़्यादा, और सेकंड आते हैं जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उसके। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा इशू है। तो भी यहाँ पे बात आती है तो अवेयरनेस की, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ना तो इवन जो कैंसर के जो सिम्टम्स है ना वो इतने विजिबल नहीं होते हैं ना, जब एकदम एडवांस स्टेज पे कैंसर पहुंच जाते हैं तब सिम्टम्स नज़र आते हैं, तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। तो यहाँ पे बात आ रही है रेगुलर चेकअप की, अवेयरनेस की, थोड़े से भी जो सिम्टम्स आए अगर आपको, ठीक है, उनको अवेयर नहीं करना चाहिए। तो वो सब बात है। फिर उसके बाद अगर मान लो कैंसर का पता भी लग जाता है तो अफोर्डेबल प्राइस पर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है अवेलेबल उतना हमारे पास। तो हमें इन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अगर हमें यंगर जनरेशन को, जो चाइल्ड है, उनको अगर हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचाना है, तो ये सारी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस इज द वन ऑफ द मेन चैलेंज है ना। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम, प्लीज़ कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।